नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे बहुत ही आसान से भाषा में, बहुत ही आसान से तरीके से, जिससे आप इस चैप्टर को आसानी से एग्जाम में सोल्व कर पाओ। देखो, इस चैप्टर को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस चैप्टर में से आपके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर छोटे क्वेश्चन, यानी एक एक नंबर के ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखने हैं, यानी छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो किस तरह से इसको कवर करना है वो देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके जो नंबर हैं वो भी आपको बहुत बड़ा मायना रखता है। एक एक नंबर मिलकर ही हमारा जो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही बात है, अगर आपका टारगेट है, जैसे मान लो आपने 100 आउट ऑफ 100 टारगेट बना रखा है और एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो वही क्वेश्चन आपके लिए क्या मायने रखता है अपन अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट चैप्टर है 16वां चैप्टर, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रबंध किया जा सकता है, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला शब्द है जो संसाधन, इसके बारे में। तो संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन है। हमारे जो काम आने वाली हर जो वस्तु है वो क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन। जो भी वस्तु हमारे लिए काम में आ रही है, चाहे वो कपड़ा हो, रोटी हो, मकान हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। इसके बाद में बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। संसाधन हमने देख लिया। अब प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से होने वाले प्राप्त संसाधन, जिसमें हम बिना किसी बदलाव के सीधे उपयोग कर लेते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, इनके हम कोई बिना बदलाव किए सीधा हम उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो हमें समझ में आ गया, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग हम सीधे करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, जल, वन, कोयला, पेट्रोलियम, जीव, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के, तो प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य दो प्रकार से बांटा गया है, एक अपक्षय संसाधन अक्षय और एक क्षय संसाधन। अक्षय का मतलब होता है जो संसाधन क्या हो, कभी भी क्षय नहीं हो, खत्म नहीं होने वाले। जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या वर्षा। लेकिन इसकी बात करें क्षय, तो क्षय में दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो खत्म होने वाले। तो खत्म होने वाले में दो प्रकार के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको वापस से बनाया जा सकता है, वापस से उत्पन्न किया जा सकता है। खत्म तो हो जाएंगे लेकिन हम पर उसको वापस बना सकते हैं कम समय में। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जिसको हम वापस नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गए तो बहुत, या तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, हजारों लाखों साल लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, दोबारा बना ही नहीं सकते। नवीकरणीय संसाधन के अंदर जब बात करें तो सभी प्रकार के क्या होते हैं? प्राणी, पादप और मानव। ठीक है, सभी जीव जंतु है। मान लो पेड़ पौधे हैं, एक पेड़ पौधा खत्म हो गया तो हम दोबारा पेड़ पौधा लगा सकते हैं। वही बात करें अनवीकरणीय संसाधन, जिसमें खनिज धातु, जो एक खनिज धातु है वो खत्म होगी तो दोबारा प्राप्त नहीं। पेट्रोल है, पेट्रोल धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म हो रहा है, पेट्रोल की अभी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बार खत्म हो गया दोबारा से नहीं बना सकते। मर्दा होगी, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार की बात करें तो मुख्य प्रकार से यहां से 100% आपका प्रश्न बनता है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय आपसे पूछा जा सकता है या इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। अभी नवीकरणीय हमने देखा, वे संसाधन जिनका निर्माण या प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। वे संसाधन जिनका निर्माण या प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन, जैसे जल और वन हो गया। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा क्या है? सीमित है, निश्चित मात्रा है, और जिनका दोबारा प्रयोग या निर्माण नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। यहां से एक नंबर में आपको प्रश्न बनता है, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए। आपको 4 नाम ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है, इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। जैसे लिख दिया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल लिख दिया, तो आपको पता है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्रबंधन कैसे करते हैं, किसका मैनेजमेंट, इसका सही तरह से रखरखाव कैसे करें। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर इसको हमें बचा के रखना है या इसको लंबे समय तक हमें उपयोग करना है तो इसको बचाना बहुत जरूरी है, ताकि अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और संसाधनों का शोषण न हो। यानी हम अगर इसको सही तरीके से, सही नियमों से और जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करेंगे तो ये काफी लंबी पीढ़ियों तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम जब इसका शोषण करेंगे, अंधाधुंध इसका उपयोग करेंगे, जरूरत से ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो ये फिर कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है? अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं। जैसे हम बात करें, एक जो गंगा परियोजना चलाई गई थी, गंगा कार्य परियोजना, यानी गंगा की सफाई के लिए,
तो उसके बारे में तो आपने सुना होगा, काफी करोड़ों रुपए लगाकर इसकी क्या है 1985 में इसकी सफाई शुरू की गई थी, क्योंकि गंगा की जल की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब होगी। आप स्थिति देख रहे हैं, ये गंगा के जल की स्थिति है, ये इस ऐसी हालत हो गई थी। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए एक नियम बनाया था गंगा कार्य परियोजना, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापने की कुछ कारक, यानी कोई भी जल कितना प्रदूषित है हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे। नॉर्मल हम घरों में क्या करते हैं, पानी को देख के पता लगाते हैं कि अच्छा इसमें कचरा है तो हम ये नहीं पियेंगे, इसमें गंदगी है तो हम नहीं पियेंगे। लेकिन सही मायने में हम क्या है, कुछ पानी साफ दिखने वाले में भी क्या हो सकता है, वो पानी नुकसानदायक हमें हमारे लिए हो सकता है। तो कैसे मापेंगे कि कोई पानी प्रदूषित है या नहीं, तो हमारे पास जल का पीएच माप सकते हैं। जल का पीएच कितना होना चाहिए, लगभग उदासीन के आसपास होना चाहिए, 7 के आसपास होना चाहिए, तो वो पानी क्या है, शुद्ध है। दूसरा और मापने का तरीका है जल में उपस्थित कॉलीफॉर्म जीवाणु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो मानव की आंत्र में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, आंत्र में, हमारी आंत्र में पाया जाता है। कौन सा जीवाणु, कॉलीफॉर्म, जल को संदूषित होना दिखाता है। ये भी क्या है, जल को संदूषित होना दिखाता है। जो हमारी आंत्र में पाया जाता है कॉलीफॉर्म जीवाणु, वो क्या होता है, जल के एक तरह से प्रदूषित होने का ये भी दिखाता है। अब हम यहां पर देखते हैं पर्यावरण को बचाने के 5 प्रकार के आर। कौन कौन से आर हैं या जो हमें पर्यावरण को बचाने में सहायता करते हैं, तो इसको एक एक को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं हैं, हमें उनकी जरूरत ही नहीं है तो हम उसका इनकार कर सकते हैं, उसकी बजाय ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। तो सबसे पहले याद रखना है आर का मतलब रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, जिन वस्तुओं की आवश्यकता ना है उन्हें लेने से मना करना, और ऐसी वस्तुओं को न खरीदें जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो, जैसे पॉलीथीन। अब पॉलीथीन की बजाय हम कपड़े की थैली का उपयोग कर सकते हैं, या और भी कई थैलियां आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम पॉलीथीन की थैली लेने से क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिफ्यूज का मतलब क्या करना, मना करना। दूसरा है रिड्यूस, कम उपयोग करना, यानी हमें जितना कम से कम उपयोग कर सकें उतना कम उपयोग करना। यानी इसका अर्थ है वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना, जैसे उपयोग न आने पर पंखा, बल्ब, स्विच आदि बंद कर देना। जब हम मान लो रूम में जरूरत नहीं है पंखे की या किसी भी चीज की, हमें जो उस समय बल्ब की जरूरत नहीं है तो हम उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, टपकते नल को सही करवाना, आहार को व्यर्थ न करना। टपकते, हमारे घरों में देखते हैं कुछ नल खराब हो जाता है तो उसमें पानी टपकता रहता है, तो ये पानी बर्बाद हो रहा है, तो उसको सही करवाना। और आहार को व्यर्थ नहीं करना, भोजन को कभी भी व्यर्थ नहीं करना। हम देखते हैं शादियां वगैरह में जो भोजन होते हैं उसको व्यर्थ कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से या तो निश्चित मात्रा में बनाना, या फिर अगर हो गया है, ज्यादा बन गया है, तो फिर क्या करना, कई ऐसी संस्थाओं में दे देना जो उस भोजन का सही तरीके से उपयोग कर सके। इसके बाद है अगला रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग करना। देखो रिसाइकिल अलग होता है और रीयूज अलग होता है। रीयूज का मतलब उसी चीज का बार बार उपयोग करना। जैसे मान लो हम आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको पता है काफी चलती है, उनकी बोतल्स वगैरह आती है, तो हमने उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स यूज करने के बाद में उस बोतल का दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, फ्रिज में पानी ठंडा रखने के लिए और भी कई तरह के उसमें अंदर लिक्विड डालने के लिए, ठीक है। तो यही है, इसका अर्थ है वस्तुओं का बार बार उपयोग करना। ये पुनः चक्रण से काफी अच्छा तरीका है। पुनः चक्रण में क्या करता है, वापस से एनर्जी खर्च होती है, वापस से उसको पिघलाकर दोबारा बनाया जाता है। लेकिन जब रीयूज किया जाता है, दोबारा उपयोग किया जाता है, तब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण में ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा खर्च होती है। जैसे लिफाफे हो गए, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, डिब्बे हो गए, थैले हो गए आदि। हम लिफाफे का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे लिफाफे होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनका दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, यानी थैलियां वगैरह होती है उनका। प्लास्टिक की बोतलें जो मैंने आपको बता ही दिया। डिब्बे जो होते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे, अपन कई चीजें लेके आते हैं प्लास्टिक के या किसी डिब्बे में आते हैं, तो उस डिब्बे में हम घर का कुछ सामान रखने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। या फिर हम बात करें यहाँ पर थैले की, यानी आप कई सामान लेके आते हैं तो वहां से कैरी बैग आपको साथ में दिया जाता है, उस कैरी बैग को आप और भी आगे उपयोग कर सकते हैं। चौथा जो आर है वो है रीपर्पज। रीपर्पज का मतलब होता है पुनः प्रयोजन। क्या होता है, पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी थी अब उसका उपयोग उसके लिए नहीं लिया जा रहा। जैसे मान लो हम कोई ऐसा बर्तन या कुछ ऐसी चीज लेके आए थे, अब उसके लिए उपयोग नहीं किया जा रहा, तो हम उसको लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे काम के लिए उसको उपयोग ले सकते हैं। देखो क्या है, इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है लेकिन उस उपयोग में नहीं लाई जा रही, तो उस वस्तु का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए करना, उस कार्य के लिए करना करके अन्य कार्य के लिए करना। जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे उगाना। जैसे मान लो हम घर में कोई चीनी मिट्टी का पॉट या कोई ऐसा बर्तन था जो कहीं से थोड़ा बहुत टूट गया है, तो हम उस पॉट का, वो तो उसमें तो उपयोग नहीं ले सकते, लेकिन हम उसमें गमले के तौर पर उपयोग ले सकते हैं, वहां पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह के उपयोग लेना, तो ये होता है पुनः प्रयोजन का मतलब, रीपर्पज का मतलब होता है।
और लास्ट जो हमारा आर है वो है रिसाइकिल, जो हमने देख लिया पुनः चक्रण करना, वापस उसको पिघलाकर या वापस प्रोसेस करके उसको दोबारा से बनाना, जैसे पॉलीथीन का पुनः चक्रण किया जाता है। इसका अर्थ है कि जिन पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके, यहां पर वह ध्यान रखना वस्तुएं हैं, वस्तुएं बनाई जा सके, उसका पुनः चक्रण करना, जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातुएं, इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। कागज भी आप देखते हैं, प्लास्टिक तो है ही है, प्लास्टिक की पॉलीथीन हो गया, जो भी हो गया। हम देखते हैं हमारे घर में जो आसपास में जो रद्दी या कुछ भी प्लास्टिक वगैरह वापस लेने आते हैं, वो क्या करते हैं, इनको ले जाकर मार्केट में वापस दे दिया जाता है, जो इनका पुनः चक्रण करते हैं उनको। तो प्लास्टिक का, कागज का, कांच का, धातु का, इनका सबका क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों है, हम क्यों जरूरी है ये हमें इनका प्रबंधन करना, नहीं करें तो क्या होगा। तो हम इसको पहले ये समझते हैं कि इनका प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन सीमित है, हमें पता है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है, ठीक है। अगर लगातार इसका अधिक शोषण करते रहे, जरूरत से ज्यादा उपयोग करते रहे, तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। हमें इसका प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है ताकि आगे आने वाली, भावी का मतलब आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, इसका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, न कि कुछ प्रभावशाली लोग ही इसका लाभ उठा सकें। ताकि इसका इस तरह से है कि कुछ ऐसा ही नहीं है कि जो प्रभावशाली, जो ताकतवर, जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ इनका ही उपयोग कर पाए। ये सभी के लिए बराबर क्या है, बराबर सभी वर्ग के लोग इसका उपयोग कर पाए, चाहे वो इकोनॉमिकली क्या हो, पुअर हो, मतलब जो कह सकते हैं जो ज्यादा अमीर नहीं हो या गरीब हो या जिस भी वर्ग में आता हो, तो उसमें वो क्या हो, प्राकृतिक संसाधन सभी में समान मात्रा में उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है, इनके दोहन से पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है, अगर इनका ज्यादा दोहन करोगे तो पर्यावरण को भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। और लास्ट है, अपशिष्टों की सुरक्षा निपटान का प्रबंधन होना चाहिए। अब कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो अपशिष्टों का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उनका निवारण भी बहुत आवश्यक है, उनका निवारण भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जरूरी है। क्या क्या है, एक तो इनकी मात्रा सीमित है, दूसरा आगे आने वाली पीढ़ियां उपयोग कर सके, तीसरा क्या है, सभी वर्गों में समान रूप से वितरित हो, चौथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और पांचवा क्या है, इनका जो अपशिष्ट बनते हैं उनका अच्छे से निवारण किया जा सके। आगे नेक्स्ट है, वन एवं वन्य जीवन, इसके बारे में बात करें। वन एवं वन्य जीवन के बारे में बात करें तो देखो, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। वन क्या है, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, इसको हम समझते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल या जैव विविधता हॉटस्पॉट जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जैव विविधताएं, मतलब जीवों की विविधताएं, पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती है, उसको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र, वहां पर आपको जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएगी, पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएगी, तो उस तरह के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव विविधता का हॉटस्पॉट। तो देखिएगा, वन क्या है, अब वन में तो ये सारे मिलते हैं, वन में आपको बहुत तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, वहां अगर वन है तो वहां पर आपको पता है जीव जंतु भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनका आवास वही होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता के विशेष स्थल कहते हैं। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। जैव विविधता का एक आधार क्या है, जैव विविधता का आधार है उस स्थान पर पाई जाने वाली जैव विविधता है। जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संसाधन का प्रमुख उद्देश्य में से एक है। अगर जैव विविधता को संरक्षित रखेंगे तभी ये सारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रह पाएगा। अगर इसका सही तरीके से संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर हमारा पारिस्थितिक तंत्र सारा बिगड़ सकता है, क्योंकि जैव विविधता नष्ट होने से पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व नष्ट हो सकता है। अगर जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। अब जैव विविधता क्या होती है, जैसा मैंने बताया था, जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। स्पीशीज मतलब बहुत सारी प्रजातियां हैं, यानी किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्न यानी विशिष्ट प्रजातियां हैं, जैसे पुष्पी, पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु, कवक, ये सारे इनके हिस्से होते हैं जैव विविधता के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतु बड़े वाले अपने के लिए, इसके अंदर पुष्पी पादप भी हो गए, छोटे छोटे फूलों वाले पादप, पक्षी भी आते हैं, कीट भी आते हैं, छोटे छोटे कीट, और सरीसृप यानी जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो भी आते हैं, जीवाणु, कवक, ये सारे इसके हिस्से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैव विविधता के तप्त स्थल किसे कहते हैं। ये तो था जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है उसको जैव विविधता कहते हैं। लेकिन जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है, उसको हम कहते हैं जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं।
जैव विविधता तत्व स्थल कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें स्टेक होल्डर या फिर दावेदार। इनके दावेदार कौन है, वन के उनके दावेदार कौन है, यानी कौन कौन किसके लिए ये वन है उपलब्ध है। हम जिसको इसके कह सकते हैं एक तरह से ओनर कह सकते हैं। तो हम बात करें हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर है। हालांकि हम सभी वन से मिलने वाली चीजों का उपयोग करते हैं, हम सभी वन से मिलने वाली चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम क्या सीधे वन से ला सकते हैं, नहीं। सबकी वन पर निर्भरता अलग अलग तरीके से होती है। तो वनों के दावेदार कौन है हम देखते हैं। वनों के दावेदार है स्थानीय लोग, यानी वहां रहने वाले लोग जो वहां आसपास रहते हैं उनके लिए वन है। वन के अंदर और निकट रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। अब वो क्या क्या काम लेते हैं, ईंधन जलाऊ लकड़ी भी यहाँ से लेते हैं, ठीक है। बांस का उपयोग झोंपड़ी बनाने में, भोजन एकत्रित करने में, उसके औजार वगैरह भी उससे में रखते हैं, और उससे क्या बनाते हैं भंडारण करने में, उससे बास्केट वगैरह वो क्या है बना लेते हैं उससे। उसके बाद में है खेती के औजार, मछली पकड़ने और शिकार करने के औजार मुख्य लकड़ी के बने होते हैं। जो वन में रहने वाले लोग होते हैं जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उनके लगभग सारी चीजें लकड़ियों की इनकी बनी होती है। वन मछली पकड़ने का शिकार स्थल भी वहीं पर मिलता है उनको, वन में भी उनके ब्याह है, भोजन जो शिकार वगैरह करते हैं वन से ही उनको मिलता है। और फसल हो गया, नट्स हो गया, तथा औषधि प्राप्त करने में जो उनको फसल है तो वो भी वन से प्राप्त होगी। नट्स यानी जिसको ड्राई फ्रूट हम कहते हैं वो, और औषधि यानी दवाइयां भी वो वन से ही मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो मेडिकल पर ज्यादा डिपेंड न रह के अपने क्या है जड़ी बूटियों पर, इन पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो वो सारी अपनी औषधियां वहीं से प्राप्त करते हैं, और पशुओं को चराने और उनका चारा एकत्रित करने में भी वो वन पर निर्भर रहते हैं। तो ये सारी चीजें उनको वन से प्राप्त होती है स्थानीय लोगों को, इसलिए उनकी वन पर क्या है, वो वन के दावेदार हैं। दूसरा है सरकारी वन विभाग। सरकारी वन विभाग भी क्या है, उसका दावेदार है। हम देखते हैं जिसके पास वनों का स्वामित्व है और वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। सरकार के पास क्या होता है, उनका पूरा मालिकाना हक होता है, स्वामित्व उनके पास होता है, और उनसे प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण भी उनके पास होता है। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो सारा वनों का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, और उस समय काफी उन्होंने क्या किया था, इस तरह से काम आने वाले पेड़ को काट दिया और कम काम आने वाले या उनके काम आने वाले सारे पेड़ लगा दिए। तो बहुत सारा उस समय क्या हुआ था, उथल पुथल हुआ था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन भी किया, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या किया, वनों का दोहन करना स्टार्ट कर दिया। जबकि यहाँ के स्थानीय लोग थे तो वो उनका महत्व समझते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो जिस तरह से उनका उपयोग किया जाता था तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता था। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो लकड़ी, जो पेड़ पहले से सूख गया है उसकी लकड़ियां वगैरह काम में लेते थे, और नॉर्मल पूरा पेड़ काटने की बजाय उनकी टहनियां काटकर काम में लेते थे ताकि पेड़ रहे। जबकि अंग्रेजों ने क्या किया, पूरा पेड़ ही काटना स्टार्ट कर दिए थे अपने जरूरत के लिए। मूल निवासी सीमित क्षेत्र में रहने को मजबूर हो गए। अब अंग्रेजों का राज हो गया तो मूल निवासी वहां के थे वो कुछ छोटे क्षेत्र में ही रहने को मजबूर हो गए। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का अब नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही भारत आजाद हो गया उसके बाद में वनों का नियंत्रण अपने हाथ में तो ले लिया, लेकिन बहुत से बड़े क्षेत्रों में एक ही प्रकार के वृक्षों में परिवर्तित हो गए। तब तक क्या हुए थे, अंग्रेजों ने एक ही प्रकार के पौधे लगा दिए, सब जगह एक प्रकार के पौधे लगा दिए, मतलब बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में। तो एक ही प्रकार के पौधे होने की वजह वहां पर अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, तो वो पर्यावरण के लिए ज्यादा लाभदायक होते हैं। जैसे चीड़ के, टीक के और यूकेलिप्टस, जो उनकी लकड़ियां या जो उनके उपयोगी पादप थे उन्होंने वो लगा दिए। और ये जो होते हैं ये ऐसे पौधा पौधे हैं यूकेलिप्टस वगैरह, ये क्या होते हैं, अपने आसपास किसी दूसरे पादप को नहीं उगने देते। फिर स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं हो सकी, वहां पर स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार रोपण से उद्योगों को लाभ मिला और वन को राजस्व। और इस तरह से क्या हुआ, इन पेड़ पौधों से जो रोपण में उद्योगों में तो लाभ मिला ही मिला, साथ में ही क्या हुआ, वन विभाग को भी, सरकार को भी इससे टैक्स जाता था, तो सरकार भी इसका क्या करती थी, सहयोग करती थी। इसके बाद तीसरे जो इसके क्या दावेदार हैं वनों के, वो हैं उद्योगपति, जो क्या करते हैं, वन से लकड़ी पर क्या करते हैं, मंगाते हैं और फिर उनकी अलग अलग चीजें बनाकर मार्केट में दी जाती है। जो वनों से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग करते हैं, और ये वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते। इनका ये नहीं है कि निश्चित क्षेत्र है, ये तो एक वन जहां से कटाई पूरी होगी तो दूसरे वन से मंगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इमारती लकड़ी, कागज, लाख, खेल के सामान आदि कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ये सारी चीजें जो लकड़ियों से चीजें बनने वाली है, तो वो कहां से आएंगी, लकड़ियां, वनों से। ये उद्योग कच्चे माल को सरकार से बहुत कम मूल्य में प्राप्त कर लेते हैं। ये सरकार से क्या है, बहुत मामूली से, अगर अपन सीधा मार्केट में जाए तो हो सकता है इससे 10 गुना अपने को मार्केट में मिले रेट्स में, लेकिन ये उससे बहुत कम गुना में सरकार से खरीद लेते हैं। और उन्हें उस क्षेत्र में
संपोषित विकास की कोई रुचि नहीं होती। अब उनको तो वृक्ष क्या है, काट कर अपने उपयोग के लिए लेने हैं, दोबारा वृक्ष लगाने हैं नहीं लगाने हैं वो इनके कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस अपनी जरूरतें क्या है पूरी करनी है। ये वन में सभी वृक्ष काटने के बाद दूसरे वनों पर प्राप्त करते हैं। अगर मान लो एक वन था, बहुत बड़ा वन था और उसको काट कर पूरा काट दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, उसको छोड़कर दूसरे वन जो अभी भी खड़े हैं, अभी भी वहां पर हैं, तो उनको काटना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इनका प्रयोग सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। उनसे इनका कोई मतलब नहीं है कि इसको हम सही तरीके से उपयोग करें ताकि ये पर्यावरण को संतुलन को खराब कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे उनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी ये क्या है, दावेदार हैं। और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर चौथे जो प्रकार से हैं वो हैं वन्य जीव एवं प्राकृतिक प्रेमी। वन्य जीव जो उसके अंदर वन के अंदर रहने वाले जीव हैं, कम से कम उनके वो तो दावेदार हैं ही हैं वन के, जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। और ऐसे जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं वो भी दावेदार हैं। हम बात करें प्रकृति में वन्य जीव प्रेमी वन पर निर्भर नहीं परंतु वनों के प्रबंधन को महत्व देते हैं। कुछ ऐसे प्रकृति में वन और वन्य जीव ऐसे हैं, इंसान भी हम कह सकते हैं जिसके अंदर आते हैं, जो उनके ऊपर वन में तो नहीं रहते लेकिन फिर भी वो वन्य प्रेमी हैं, उनको बचाने के बारे में सोचते हैं। जैसे संसारण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे शेर, चीता, हाथी और गेंडे से हुआ है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बड़े जो जीव हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, विलुप्त हो रहे हैं। तो अब उनके संसारण के लिए, उनके क्या है संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए क्या है कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अब उन्हें संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने में महत्व समझा लिया है। अब यह लोगों को समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जैव विविधता को बचाना बहुत जरूरी है। अगर जैव विविधता या फिर अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी ही समाप्त हो सकता है। हमें उन व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए जो वन तंत्र के भाग हैं, जो वन को पूरी तरह से बचाना चाहते हैं, अपना जीवन पूरा वन को समर्पित कर रहे हैं, उनको हमें महत्व देना चाहिए। और लास्ट है स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। जो उसके आसपास रहते हैं वो वास्तव में वनों को, उनके वनों पर निर्भर तो रहते हैं लेकिन वो वनों को बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जीवन निर्वाह सिर्फ उस वन की वजह से हो रहा है। चलिए कुछ और घटनाएं देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे कि कैसे वनों को बचाने के लिए पहले क्या घटनाएं हुई है इन पेड़ पौधों को, वनों को बचाने के लिए। उससे पहले हम देखते हैं संपोषित प्रबंधन का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिससे उसका स्थायित्व हमेशा बना रहे, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। यानी हम अगर पेड़ को काट रहे हैं तो जितने पेड़ काटे उसी अनुपात में दूसरे पेड़ लगा दे तो उसको कहते हैं संपोषित विकास। संपोषित प्रबंधन यानी प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन करें कि उनका स्थायित्व हमेशा बना रहे, उनका स्थायित्व हमेशा बना रहे, वो खत्म नहीं हो, नष्ट नहीं हो, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। कुछ उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण हेतु भूमिका निभाई, ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं जहां पर क्या है वन को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या की, अपनी भूमिका निभाई। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में, जो जोधपुर के खेजड़ी गांव में हुआ था, जिसके अंदर क्या होता 1973 में वहां के राजा, जोधपुर के राजा ने एक महल बनाने के लिए क्या है लकड़ी की जरूरत थी, तो वहां पे खेजड़ी गांव में बहुत सारी खेजड़ियां थी, उनको काटने का आदेश दिया। वहां पर जैसे ही लोग काटने पहुंचे तो वहां की जो एक निवासी थी जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, उसको पता चला तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को बचाने के लिए उनसे आग्रह किया, जो उनके पेड़ काटने के लिए जो वहां पर भेजे गए थे लोग, उनको से आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उन्होंने क्या किया, पेड़ों को लिपट कर कहा आपको काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सैनिक ने कहा कि हमारे पास तो भाई राजा का आदेश है, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को इनके साथ काट दिया। तो अमृता देवी, उसकी 2 बेटियां और बहुत सारे लोग गांव के कुल मिलाकर 363 लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, पेड़ों के साथ ही उनकी बलिदान कर दिया, पेड़ों के साथ ही अपना बलिदान दे दिया, सिर्फ एक खेजड़ी वृक्ष को, एक वृक्ष को बचाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि लोगों को उस समय भी क्या था, महत्व समझ में आ गया था 1731 में भी कि ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगा। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न बनता है, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो जीव संरक्षण से। किससे, जीव संरक्षण से। अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जीव संरक्षण से संबंधित है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, जीव संरक्षण से संबंधित एक पुरस्कार का नाम बताइए, तो अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद दूसरी घटना इसी तरह की है चिपको आंदोलन।
यह चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में हुआ था। जहां पर भी क्या हुआ था, वहां के जो पुरुष थे वो बाहर की तरफ रहते थे और महिलाएं वहां पर रहती। तो महिलाओं ने क्या किया, वनों के ठेकेदार, जो वनों के ठेकेदार थे, उन्होंने वहां पर पेड़ काटने का आदेश दिया, क्योंकि वन आपको पता है ठेकेदार जो उद्योगपति होते हैं वो अपने लाभ के लिए पेड़ को काटने का आदेश दिया। तो वहां पर भी महिलाओं ने क्या किया, उन ठेकेदारों का क्या किया, विरोध किया और उन्हें पेड़ों से लिपट कर उनकी रक्षा की। और यह आंदोलन तीव्रता से सभी समुदायों में क्या हो गया, फैल गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने पर पुनर्विचार को मजबूर कर दिया। लोगों ने, महिलाओं ने वहां पर विरोध करके उन ठेकेदारों द्वारा जो वन काटे जा रहे थे उनका विरोध किया और पेड़ों से लिपट कर वहां पर उन पेड़ों की रक्षा की। और फिर सरकार को वापस इस पर सोच विचार करके दोबारा से इसके ऊपर एक अच्छा सा पुनर्विचार करके कानून के इसके ऊपर सरकार के बनाया गया। तीसरा बात करते हैं पश्चिम बंगाल के वन विभाग के शहीद हुए साल के वृक्षों को आराबाड़ी वन क्षेत्र में नया जीवन दिया। अब वहां पर जो आराबाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वहां पर लगभग क्या हो चुका था, एकदम वहां का वन क्या होता है, नष्ट के कगार पर आ चुका था। लेकिन वहां के निवासियों ने उसको वापस क्या किया, वहां पर निवासियों ने अपने सहयोग के द्वारा, वहां पर लोगों के सहयोग के द्वारा वहां पर उसको वापस जीवन दान दिया, वहां पर वापस पेड़ लगे और आज उस वन की ये हालत है, ये स्थिति है कि वहां सहमति और सहमति भागीदारी से 1989 में आराबाड़ी साल वृक्ष समृद्ध हो गया, 1983 में वापस वो समृद्ध हो गया और आज उसकी करोड़ों रुपए क्या है, कीमत है। अब हम बात करते हैं सभी के लिए जल। हमने अभी वन के बारे में और वन्य जीवों के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे जल के बारे में। तो देखो, सभी जीवों के लिए मूलभूत आवश्यकता है जल। तो आप कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है, इस तरह के आपने शब्द सुने होंगे। यानी जल के बगैर तो अपन जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते किसी भी जीव का। सभी जीव क्या होते हैं, जल आवश्यक है उनके लिए। मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। मनुष्य जो प्रकृति में इतने फेरबदल कर रहा है अपनी जरूरतों के लिए, उससे क्या हुआ है, जल की उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। हमारे देश में जो वर्षा है वो मानसून पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है हमेशा वर्षा होती रहती है, यहाँ मानसून के समय ही वर्षा होती रहती है, जिससे क्या है, हमारी जल की उपलब्धता उसी समय क्या होती है, अच्छी होती है। बाकी जो समय होता है उसमें काफी मुश्किलें आती है। बांध, जलाशय व नहरों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में जल के लिए सिंचाई किया जाता है। अब क्या करते हैं हम वहां पे, अब वर्षा मानसून में होती है लेकिन फसल तो हर समय होती है, हर मौसम में। तो बांध, जलाशय और नहरों का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल लिया जाता है, मतलब बांध इनके बनाकर जल का उपयोग किया जाता है। अब देखो, बांध क्यों बनाए जाते हैं? बड़े बड़े बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। हम देखते हैं बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इससे बांध से क्या लाभ है, उससे एक तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, उचित समय तक इकट्ठा करके रखा जाता है, तो हर समय हर मौसम में पानी उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा है, उस बांध बनाने के बाद में उस पानी से हम लाइट भी बना सकते हैं। क्या बनाया जा सकता है, विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो बांध के ये तो है लाभ। अब हम बात करें, कई नदियों पर जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए बनाए गए बांध है। जैसे कुछ नदियों पर बनाए गए बांध है। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी बांध, गंगा नदी पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि या तो पूछा जा सकता है टिहरी बांध कौन सी नदी पर है, या पूछा जा सकता है गंगा नदी पर एक बांध का नाम लिखिए, टिहरी बांध। सरदार सरोवर बांध किस पर है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पर। कौन सी, सतलुज नदी पर। अब है बांध के लाभ। हमने वैसे तो बात कर लिए बांध के क्या लाभ है। बांध के लाभ है सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होना, सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, पीने के लिए भी जल उपलब्ध होता है। विद्युत उत्पादन के लिए भी जल उपलब्ध, उससे क्या किया जा सकता है, विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट है क्षेत्रों में जल की लगातार वितरण करना, क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण होना। अब ये तो हो गया लाभ। अब इससे हानियां क्या है, बड़े बांधों, हम देखते हैं आए दिन बड़े बांधों का लोग विरोध करते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखो, बड़े बांध की हानियां या बांध का विरोध का कारण क्या है। सबसे पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है, बड़ी संख्या में किसान और आदिवासियों को वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। अब जहां पर बांध बनेगा, अगर वहां पर किसी का घर आ रहा है, कोई गांव आ रहा है, मकान आ रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, वहां से किसी का खेत आ रहा है तो वहां से हटा दिया जाता है, वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। अब विस्थापित करने के लिए उनको उतना मुआवजा नहीं मिलता, जैसे उनकी किसी की जमीन आ गई है या फिर किसी का घर आ गया है तो उनका इसका मुआवजा उतना नहीं मिलता है। दूसरा है आर्थिक समस्या। आर्थिक मतलब इसके अंदर जनता का बहुत अधिक धन लगता है, सरकार अपनी तरफ से नहीं लगाती है, जो सारा धन होता है वो अपना लगता है, टैक्स के द्वारा जो हम सारा पैसा देते हैं वही वहां पर खर्च होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धन तो बहुत लगता है लेकिन उस अनुपात में लाभ नहीं मिलता है।
जैसे हमारा धन तो लग गया, जिन जिन लोगों का वहां पर लगा है तो वहां पर उनको उतना लाभ नहीं मिलता जितना उनका क्या हुआ है, वहां पर लागत हुई है। उसके बाद है पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरणीय समस्या एक बहुत बड़ा बांध बना है। अगर गलती से भी आजकल हम देखते हैं ठेकेदार अपने फायदे के लिए वहां पर क्या होता है, खराब मटेरियल यूज करता है, जिससे अगर बांध मान लो वहां से टूट जाए तो बांध इतने किलोमीटर में फैले होते हैं, तो वो अगर बांध का पानी टूट जाए तो आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र पूरा तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये एक बड़ी समस्या है वहां पर। तो पर्यावरण बड़े क्षेत्रों में वन का विनाश हो जाता है, वहां पर आसपास आने वाले वन है या कोई भी है वो क्षेत्र निवास हो जाएगा। और जहां पर बनाया है वहां मान लो वन क्षेत्र था तो उतने पेड़ों को भी काटना पड़ेगा, जिससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापितों को, अब हम बात करें 1970 में एक बांध बना था तावा बांध, जहां पर जिन जिन की वहां पर जमीन बीच में आई थी उनको वहां से हटाया गया और आपको कहा इस जमीन का आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो उस मुआवजे के लिए क्या किया है, मुआवजे के लिए तरस रहे, उनको अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला है, वो पैसे नहीं मिले। इसके बाद बात करते हैं जल संग्रहण की। जल संभर प्रबंधन के मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। जल संग्रहण का मतलब होता है जल संभर प्रबंधन में मिट्टी और जल के संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो। अब सिर्फ अपन क्या है, जल प्रबंधन में जल के प्रबंधन पर जोर नहीं दिया जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी पर भी दिया जाता है, क्योंकि अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो सिर्फ पानी से ही नहीं, मिट्टी की भी जरूरत होती है। तो दोनों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। अब जल संरक्षण के तरीके बात करें तो छोटे छोटे गड्ढे खोदकर हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। झीलों का निर्माण करके, जिलों का नहीं है, झीलों का निर्माण करके, ठीक है। सामान्य जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना, सामान्य स्तर पर जल संभर की। मिट्टी के छोटे बांध बनाना, मिट्टी के छोटे बांध बनाकर रेत व चूने के पत्थर के संग्रहण करना, घरों की छतों पर जल एकत्रित करना और इसके भूजल स्तर बढ़ जाता है, इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। ये जो सारी स्थितियां ना, इसमें पक्का कुछ भी नहीं बनाते हैं, कच्ची, ताकि जल, भूमि का जल भी क्या रहे, संतुलित रहे, वो भी स्तर बना रहे। अगर पक्की अगर कोई भी झील या बांध हमने बना दिया है, तालाब बना दिया है, तो वो पानी उसी के अंदर रहेगा, वो जमीन के अंदर वापस जल, जो भूमिगत जल होता है वहां पर नहीं पहुंचेगा, जिससे भूमिगत जल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब जल संग्रहण के तरीके हैं कुछ। चेक डैम क्या होता है, जल संग्रहण के लिए अर्धचंद्राकार मिट्टी के गड्ढे जो निचले स्थान पर कंक्रीट अथवा कंकड़ पत्थरों द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब जो ढलान में जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कंकड़ पत्थर द्वारा एक पानी संग्रहण के लिए एक क्षेत्र बनाया जाता है, जिसको हम चेक डैम कहते हैं। और ये वर्षा ऋतु में तो पूरे भर जाते हैं। और फिर वहां क्या है, वहां से आने वाली नालियां और प्राकृतिक जल मार्ग यहाँ पर बनाए जाते हैं, जहां से पानी दूर तक भेजा जा सके। दूसरा है भौम जल के लाभ। भूमि के अंदर जल के क्या लाभ हैं, तो उसके अंदर बात करें, यह जल वाष्पीकरण नहीं होता। वैसे नॉर्मल हमारा जो जल या पानी है तो वो वाष्पीकरण होता रहता है सूर्य के ताप से, लेकिन जो भूमि के अंदर है उसका वाष्पीकरण नहीं होता। दूसरा है बड़े क्षेत्रों में वनस्पतियों की नमी प्रदान करता है। भूमि के अंदर है वो अपने आप जमीन के अंदर नमी प्रदान करता रहता है, जिससे पेड़ पौधों को क्या होता रहता है, जल की आपूर्ति होती रहती है। मच्छरों की समस्या नहीं होती, अगर भूमि के अंदर जल है तो मच्छर क्या होंगे, नहीं फैलेंगे उससे। मानव व जंतुओं के अपशिष्टों से सुरक्षित रहता है मानव। और वैसे नॉर्मली हम नदी में इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा और बहाते रहते हैं, तो उनसे उनको क्या है, सुरक्षित है जमीन के अंदर। और जल संदूषण से भी बचता है, यानी जल प्रदूषण से भी बचता है। नेक्स्ट हम बात करें कोयला एवं पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। अच्छी तरह याद रखना, इसके ऊपर प्रश्न बनता है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हो गया। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, अभी हाल ही में जो ऊर्जा के हमारे प्रमुख स्रोत है वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको हम कह सकते हैं वो है। औद्योगिक क्रांति के समय से ही हमें उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत होने लगी। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में अधिक से अधिक ऊर्जा की खपत हो रही है। अब ऊर्जा मिलेगी कहां से, वो संसाधनों से। इस ऊर्जा का प्रयोग दैनिक कार्यों के पदार्थों का उत्पादन हेतु किया जाता है। दैनिक कार्यों के लिए भी हमारे ऊर्जा को इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी, हम खाना बनाते हैं तब भी क्या करें, प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। तो वहां से लेकर सभी क्रियाएं क्या होती हैं, इनमें काम आती है। इसके बाद में बात करें, आज हमारा ऊर्जा का 70% हिस्सा कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर है। हमारे जो ऊर्जा की खपत हो रही है उसका 70% हिस्सा, हमारी जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसका 70% हिस्सा तो सिर्फ कोयला और पेट्रोलियम पर भी निर्भर करता है, यानी इन्हीं से हमें मिलती है ऊर्जा। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का संरक्षण कैसे करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना। खुद की वाहन, पर्सनल गाड़ी की बजाय सार्वजनिक, यानी जो बसें ट्रेनें उनकी चलती है उनका उपयोग करना। अपने घरों में एलईडी बल्ब का प्रयोग करना, दूसरे बल्ब की जगह एलईडी बल्ब का प्रयोग करना। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का प्रयोग करना। सर्दी में हीटर या सीढ़ी की बजाय कम प्रयोग करना।
ठीक है, और घरों में विद्युत उपकरण उपयोग न होने पर उनका स्विच बंद कर देना, जो उपकरण उपयोग में नहीं हो रहा है उसका स्विच बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां। इन जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां होती है उसके बारे में बात करें। इनको अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जीवाश्म ईंधन जो कोयला और पेट्रोलियम है, अगर पूरी मात्रा में इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जलने के लिए तो ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो एक विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एक विषैली गैस है। इसके बाद में बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन और हाइड्रोजन के दहन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि उत्पन्न होते हैं, जो वायु प्रदूषण के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? वायु प्रदूषण के। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो आपसे पूछे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस का कारण बनता है। जो ग्रीन हाउस क्या करता है? हमारे ताप को बढ़ा देता है पृथ्वी पर। कार्बन के जलने से CO2 का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और जिससे तीव्र वैश्विक उष्णन होने की संभावना है। यानी जैसे जैसे हम इसका अधिक उपयोग करेंगे, कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो फिर क्या होगा? तीव्र विश्व उष्णन होगा। मतलब पृथ्वी का ताप जैसे जैसे धीरे बढ़ रहा है तो वो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से आपको पता है ग्लेशियर के पिघलने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मान लो पूरा ग्लेशियर पिघल जाए तो हमारी पृथ्वी पर लगभग हम ये मान के चलें कि लगभग 100 से 200 फुट पानी चढ़ जाएगा, तो यहाँ रहने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। तो ये ग्लेशियर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके प्रदूषण से श्वसन की कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे दमा, खांसी आदि। इसके प्रदूषण से, यानी इनके प्रदूषण से जो हम बात कर रहे हैं जीवाश्म ईंधन, इनका प्रदूषण जो होता है, इनको जलाते हैं, इनके धुएं से बहुत सारी तरह की श्वसन बीमारियां, यानी सांस की बीमारियां होती है, जैसे हम दमा कहते हैं, खांसी कहते हैं, ये कई तरह की बीमारियां इससे हो जाती है। तो ये था हमारा अंतिम 16वां पार्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आप नोट्स यहाँ पर आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की ऐप पर दे सकते हैं और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि इसके अंदर आने वाले एक एक नंबर के प्रश्न आप आसानी से कर पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बायो के जो चैप्टर बचे हैं उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।